ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपन को आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं बैक्टीरिया के जनरल करैक्टर्स के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। उसमें एक जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो बैक्टीरिया में क्या होता है कि न्यूट्रिशन को लेके काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है, इनके अलग अलग प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पे। तो न्यूट्रिशन वाला सेक्शन अपन सबसे पहले कवर कर रहे हैं। देखो, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। जैसे हमारे फंजाई भी हेट्रोट्रॉफिक थे, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो हेटेरो में ही काउंट होता है। ठीक है। हालांकि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, है ना, जैसे कि क्लोरोबियम वगैरह है, उनमें क्या है कि क्लोरोफिल है, तो दे आर फोटोसिंथेटिक। ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो फोटोसिंथेटिक है। बाकी जो है वो फंजाई की तरह कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करा सकते। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना, देयर स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको वो मतलब बना सकते हैं कुछ एक, जो है ना, देखें जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर जैसे अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, तो हम काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स को बना लेते हैं, कुछ एक अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बन पाते। तो हम जो नहीं बन पाते उनको हमारी डाइट से हमें लेना पड़ता है, एसेंशियल उनको बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी कंपाउंड्स चाहिए, अगर वो उनको अपने भोजन से बना लेता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक्स में काउंट होते हैं, इनऑर्गेनिक डाइट्स के ऊपर सरवाइव करने वाले। ठीक है। एक तो क्या होता है कि जैसे सब कुछ है वो लाइट से बनेगा, वो फोटोसिंथेसिस है ना, या फिर कोई दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं उनके क्योंकि ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस में हम लाइट की एनर्जी काम में लेते हैं। तो अगर एनर्जी कोई दूसरे फॉर्म में काम आती है और उससे अपन सब कुछ बना लेते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो वो भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। देखो, उसको अपन कैटेगरी वाइज चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑटोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो, दो प्रकार के हैं, वन इज फोटोसिंथेटिक एंड वन इज कीमोसिंथेटिक। ठीक है। द फॉर्मर यानी कि फोटो वाले को अपन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हैं, और जो केमिकल से बनाते हैं उनको अपन नॉन फोटोसिंथेटिक। ऑटो तो अपना खुद बना लेने से मतलब है, लाइट को यूज करना फोटो है, बिना लाइट के केमिकल्स को यूज करना है वो कीमो है। ठीक है। अब जैसे अपने क्वेश्चंस है उनमें क्या होता है कि एग्जांपल्स वगैरह आते हैं, इसलिए अपन को एग्जांपल्स हैं वो ध्यान देने होंगे कि एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो देखिए, अपन पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक कि दिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ, है ना, 3 कॉकल भी इसके अंदर हैं, बेसिलरी फॉर्म्स भी हैं, स्पाइरल फॉर्म्स भी हैं। ऑल आर एनारोब्स, ऑल आर एनारोब्स। एनारोब्स हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ग्रो करते हैं, विच ग्रो इन द लाइट एंड आर यूजुअली फाउंड इन सल्फर स्प्रिंग where hydrogen sulfide is normally present. हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। देखो, H2S और एक होता है H2O, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस अपन प्लांट्स में पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि H2O काम में आता है, और H2O काम में आता है तो फिर वहां से क्या है कि ऑक्सीजन निकलती है। राइट। इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में पानी काम में आता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या काम में लेते हैं, H2S काम में लेते हैं। तो उनमें क्या है कि एलिमेंटल सल्फर बनेगा, H2 नहीं बनेगा, 2S बनेगा, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर सल्फर के ग्रैन्यूल्स हैं वो बनेंगे, बाकी के अंदर क्या बनता है, गैस बनती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, रेस्पिरेशन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, है ना, फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। प्लांट्स की पत्तियों में जो अपन पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है उसके साथ में जो लगी हुई प्रोटीन्स होती हैं वो पानी को तोड़ती हैं, तो वहाँ पानी काम में आता है, यहाँ पे क्या काम में आता है, H2S काम में आता है। द 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया
एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। एक तो पर्पल वाले हैं और दूसरे ग्रीन वाले हैं, ठीक है। द फॉर्मर यानी कि पर्पल वाले कंटेन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल। देखो एक तो अपन नॉर्मल क्लोरोफिल पढ़ते हैं, एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले जो क्लोरोफिल्स होते हैं उनको अपन बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स बोलते हैं। एंड कैरोटीनॉइड्स, है ना। एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एट द लेटर इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो ग्रीन वाले जो हैं उनके अंदर, है ना, ये तो हो गए आपके पर्पल वाले, और ये होता है ग्रीन वालों के अंदर। यानी कि बैक्टीरियल सिस्टम्स के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो पत्तियों वाले नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं होते, है ना। पर्पल वालों में तो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और ग्रीन वालों में होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। The pigments under the light microscope appear to be uniformly distributed. देखो ये चीज आपको इसलिए ध्यान देनी है क्योंकि बाकी जगह पे पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये अटैच रहते हैं। बाकी अब क्या है कि बैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो बैक्टीरिया में क्या है, वो ऑर्गेनेली सिस्टम नहीं है। तो कहाँ मिलेंगे आपको, साइटोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्स, बहुत सारी गलतियां किताब के अंदर, दैट द पिगमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन which arise in vaginations from the plasma membrane and form a network of small spherical vesicles connected by narrow constriction। देखो ऐसा है कि चाहे आप कोई भी पिगमेंट ले लीजिए, पिगमेंट्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। और जो भी चीज़ें लिपिड सोल्यूबल होती हैं थर्मोडायनेमिकली आप उनको मेम्ब्रेन के अंदर ही लगा पाएंगे, क्योंकि जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर से ही जुड़ता है, पोलर पोलर से ही जुड़ता है ना। ऐसी चीज़ें अपन बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से जानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, दीज बैक्टीरिया आर यूनिक बिकॉज दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट फूड विदाउट क्लोरोफिल ए। क्योंकि अगर आप एल्गी पढ़ेंगे, है ना, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोएंजियो कुछ भी पढ़ेंगे तो उन सब में क्लोरोफिल ए है, वो सभी में होता है, ठीक है। मोरेवर फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक रोडोस्पाइरुलम is different from photosynthesis in green plant. No free oxygen is released by product in the bacterial photosynthesis. Hydrogen is provided by the donor other than water, जो कि आपने क्या लिया था, H2S. Hydrogen sulfide, है ना, is the source of hydrogen. The byproduct is sulfur, not the oxygen. The process takes place in the low expenditure of energy. Chlorobium limicola is another example of photosynthetic autotroph. It is green sulfur bacterium. The hydrogen sulfide is the donor of hydrogen in the case also. Light split, है ना, यहाँ भी light की जरूरत है। Hydrogen sulfide in both cases, hydrogen combines with carbon dioxide to form CH2O, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होती है कार्बोहाइड्रेट की, CnH2nOn। द सल्फर जो कि यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, वो ग्लोब्यूल्स के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठा हो जाता है, एक्सक्रीटेड हो जाता है सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। रिएक्शन को आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पे वाटर नहीं है, वाटर की जगह पे क्या काम में आता है, H2S काम में आती है। हाँ, इसके बाद में आगे चलते हैं कि देयर आर नॉन सल्फर पर्पल एंड ब्राउन बैक्टीरिया फाउंड इन मड एंड स्टैग्नेंट वाटर। जो रुका हुआ पानी होता है उसको अपन स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट। दे यूज ऑर्गेनिक हाइड्रोजन डोनर एंड सल्फर इज नॉट द बाई प्रोडक्ट इन देयर केस। वो भी क्या है कि लाइट को यूज करते हैं। इसके बाद में अगला ग्रुप आता है अपने पास कीमो वाले, जो केमिकल्स के बॉन्ड्स को तोड़ के वहां से एनर्जी को निकालते हैं। दे आर द नॉन फोटोसिंथेटिक विच लैक पिगमेंट्स। उनमें पिगमेंट्स नहीं है, है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये सब उनके अंदर नहीं है।
दे गेट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, क्योंकि ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन या एनर्जी है वो निकलती है। तो रिडक्शन के अंदर बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीडेशन में बॉन्ड टूटते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, वो सब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हाँ। जैसे कि ये अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं, नाइट्राइड्स को यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रेट को कर सकते हैं, फेरस आयंस हो सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, उनके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ठीक है, द बैक्टीरिया absorb inorganic molecules of the substance into the body where a chemical reaction take place. In this reaction, the chemical bonds are broken and energy is released. This energy is consumed by the bacterial cell to combine CO2 with water. यानी कि जो प्लांट्स हैं वो भी CO2 को पानी से जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन वो फोटोन ऊर्जा यानी कि HMU काम में लेते हैं, जबकि ये लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी काम में लेते हैं, है ना। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं है। इट इज द केमिकल प्रोसेस एंड एविडेंटली ए फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि जहां भी बॉन्ड्स टूटते हैं दैट इज अल्टीमेटली रेस्पिरेशन। नो लाइट इज इन्वॉल्व इन कीमोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो नहीं है, लाइट नहीं चाहिए। द रिएक्शंस आर ऑल एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी हमेशा निकलती है। दीज बैक्टीरिया आर थस इंडिपेंडेंट बोथ ऑफ लाइट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। दे आर यूनिक बिकॉज दे कैन लिव इवन अंडर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, कि जहाँ लाइट नहीं है वहाँ भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखें तो जो सल्फर बैक्टीरिया है ना, वो लाइट वाले अलग हैं, ऑटो वाले हैं ना। आयरन बैक्टीरिया हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं, जिनका जो नॉमेनक्लेचर है वो कौन से सबस्ट्रेट यूज करते हैं, सबस्ट्रेट के आधार पे होता है। देखो जो सल्फर बैक्टीरिया है ना, सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर कंपाउंड जैसे कि H2S है ना, present in water in which they live. The energy released in the reaction is utilized for the food synthesis. Sulfur remains behind a residue in the cytoplasm of their cell, है ना, कि वो सल्फर को तोड़ेंगे तो ये है ना हाफ O2 यानी कि वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो एलिमेंटल सल्फर बनता है। ये जो सिंगल सल्फर है इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंटल सल्फर। हाँ, तो सो इन दिस केस विथ आयरन बैक्टीरिया है ना, वो क्या है कि आयरन के जो आयंस है ना, ये जैसे कैटाइन है, प्लस वाले जो होते हैं वो कैटाइंस बोलते हैं। तो Fe+2 जो है इसको Fe+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से क्या है, एनर्जी है। उधर अपन पानी को तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड में डालते हैं, जेड स्ट्रीम चलाते हैं, है ना। इधर ये लोग H2S को तोड़ रहे थे और ये लोग क्या है, किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो एनर्जी से बनता है। बड़ी बात क्या है कि आप कुछ भी बनाएंगे एनर्जी लगती है। अब आप कहाँ से ला रहे हो उसके अकॉर्डिंग इनके नाम है, कि कोई फोटोट्रोफ है, कोई ऑटोट्रोफ है, कोई कीमोटोट्रोफ है, ऐसे। नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस, ये क्वेश्चंस में आते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को ये पेपर के अंदर इजीली देखने को मिलेंगे। नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस, अरे थायोबैसिलस के साथ में देखो डीनाइट्रिफिकेंस, इसकी स्पीशीज आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ये डीनाइट्रिफिकेंस स्पीशीज ध्यान है तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर देंगे। ठीक है। आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, द फॉर्मर ऑब्टेन एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया होती है उस अमोनिया को ये ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रस एसिड के अंदर HNO2। तो जब आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन,
या जियो नाइट्रोजन चक्र जब पढ़ते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में, तो वहाँ पे प्रोसेस आते हैं, है ना। नाइट्रस एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है ना? In the nitrifying bacterium, Nitrobacter, the only source of energy is the oxidation of nitrite. देखो नाइट्राइट तो होता है NO2 माइनस और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। राइट, तो NO2 है ना, जो अभी HNO2 बना था, वो जब स्प्लिट होगा तो उससे H प्लस और NO2 माइनस बनेगा। ठीक है, उसको काम में लेते हैं, तो उसको बनाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। और नाइट्रेट वो फॉर्म है जिसको प्लांट्स अपनी जड़ों से सोख सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में उठाते हैं? नाइट्रेट के रूप में उठाते हैं। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन गैस को स्प्लिट करते हैं और उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एक जो है ना, ये जो आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाले जो एंजाइम्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, वो तो आपको प्लांट फिजियो में भी मिलेंगे, आपको इकोलॉजी में भी मिलेंगे, अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, ये यहाँ पे जो कंपैरिजन टेबल था कि कीमो को अगर आप फोटो से कंपेयर करते हैं और द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल वो कम होती है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। राइट वाले ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द प्लेनेट, देयर इज डिस्टिंक्ट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द प्लेनेट। नो लाइट इज इन्वॉल्व, लाइट इन्वॉल्व है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये जो आपके एग्जांपल्स हैं वो आप ध्यान देंगे। इसके बाद में वो आ जाएंगे जो अपना भोजन किसी भी प्रकार से नहीं बना सकते, है ना। तो वो हेटेरो में आएंगे, जैसे आपने फंजाई लिए कि वो अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें जैसे एक तो आपके आ जाएंगे सैप्रो। सैप्रो वो हैं जो डेड के ऊपर सरवाइव करते हैं, या तो वो डिकम्पोजिशन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब सड़ाना होता है, बदबू पैदा करना, सड़ाना, है ना। फर्मेंटेशन जैसे ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, जब ऑक्सीजन अब्सेंट होती है तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन को जब आप पढ़ते हैं तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जैसे, है ना, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन, दो प्रकार का होता है, होमोलैक्टिक और एक होता है हेटेरोलैक्टिक। होमोलैक्टिक हम तब बोलते हैं जब ओनली फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड ही बनता है, और हेटेरो के अंदर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड के अलावा इथेनॉल, CO2 ये भी बनते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन इज ए रेस्पिरेशन दैट कंप्लीट्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन है वो भी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जहाँ भी अपन ऑक्सीजन लगाते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम काम में आता है। हाँ, ये प्यूट्रिफिकेशन है जो सड़ांध पैदा होती है, बदबू पैदा होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना, ऐसे मिथेन बनती है जिसको अपन मार्स गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। हाँ, तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये प्यूट्रिफिकेशन के काम आते हैं, यानी कि जो स्मेल है वो इनके होते हैं। मोस्टली जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो इस स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। दे प्रोड्यूस रॉटन फिश, मीट, वुड, है ना, लाइक वो आती है, उनकी स्मेल्स आते हैं। इसके बाद में वो सब हैं जो अपना भोजन किसी लिविंग से लेते हैं, इनके पैरासिटिक हो जाएंगे। तो पैरासिटिक में अपने पास सभी आएंगे जो प्लांट्स के ऊपर भी हैं, एनिमल्स के ऊपर भी हैं, और है ना जो हार्मलेस भी हैं कुछ, जैसे कि आपके लेग्यूमिनस पौधों में आ जाएंगे, वो सिम्बायोटिक हैं,
है ना। वैसे अपन पैरासाइट को पैथोजन के रूप में ही लेते हैं, है ना। अपना भोजन किसी लिविंग से लेना पैरासाइट होता है, और किसी को बीमार करना पैथोजेनिक फीचर होती है उसकी। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक तो आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन अपन ले रहे हैं वो है ना, अभी अपन क्या है कि जनरल टॉपिक्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन नेक्स्ट रिप्रोडक्शन को लेके बातें करेंगे, जनरली जो बातें। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक तो अपन ले सकते हैं फिशन। फिशन का मतलब होता है कि सेल बीच में से कॉन्स्ट्रिक्शन होके दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको अपन बाइनरी फिशन बोलते हैं, है ना। जो बाइनरी फिशन के अंदर मोस्टली जो रॉड्स है बैक्टीरिया हैं, बैसिलस जैसे हैं, स्पाइरल फॉर्म्स जो हैं वो इस तरीके से बहुत ही, है ना, कॉमनली डिवाइड इसी तरीके से करते हैं। देखो, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में ये देनी होती है कि जब अपन बाइनरी फिशन पढ़ते हैं तो सेल जो होती है उसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन बाहर से अंदर की तरफ होता है, तो इसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल। जो कॉन्स्ट्रैक्शन रिंग बनती है वही बाद में जाके सेप्टम बनेगी, वो एक्चुअल में क्या है, सेंट्रीपिटल वे में होती है। उसका जो डेवलपमेंट है, जैसे आप प्लांट सेल को डिवाइड करेंगे तो प्लांट सेल में क्या होता है कि पहले बीच में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जमा होता है, फिर बाहर की तरफ वॉल बनती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर कोई प्रोसेस है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है तो सेंट्रीपिटल, और अगर अंदर से बाहर की तरफ होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेप्टम फॉर्मेशन होता है, बस आप सेप्टा के अकॉर्डिंग ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे तो क्या है कि खूब सारा बताया कि सारी लेस वगैरह काम में आते हैं, तो कोई मतलब नहीं चीज़ों से। हाँ देखो, जहाँ भी बाइनरी फिशन होता है, फिशन नाम जहाँ भी आएगा, फिशन का मतलब होता है साइजो, यानी फिशन साइजो का मतलब है स्प्लिट, टुकड़ों में बंट जाना, स्प्लिट कट। ऐसे बडिंग हो सकती है, बडिंग के अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ क्रिएट होती है जिसको अपन बड बोलते हैं ना। बडिंग जैसे आपने फंजाई में भी पढ़ी है, यीस्ट के अंदर, और जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी बडिंग होती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि बडिंग बैक्टीरिया का पर्टिकुलर ग्रुप है हाइपोमाइक्रोबियल्स, उनके अंदर ये कॉमनली फीचर पाए जाते हैं। ऐसे होते हैं सिस्ट। देखो, सिस्ट का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, है ना। एंटायर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होगा कि फ्रेगमेंटाइज्ड होके छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बना देगा। तो वो जो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं जो कि बाद में स्फेरिकल हो जाते हैं, उनको अपन सिस्ट बोलते हैं। तो सर्टेन स्पीसीज ऑफ एजोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर ये कॉमनली पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिलर टू एंडोस्पोर। सिमिलर टू एंडोस्पोर का मतलब ये नहीं है कि एंडोस्पोर तो बहुत अलग चीज होती है, वो दिखने में दिखेंगे, साइज छोटी होती है, एंडोस्पोर बड़े होते हैं। या सेगमेंटेशन हो सकता है, सेगमेंटेशन टुकड़े हो जाना, सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाना, और सेगमेंटेशन होने के बाद में जो पार्ट बनता है उसको अपन बोल सकते हैं गोनीडिया। जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, गोनीडियम।
आपको गोनेडियम पढ़ के और कुछ थोड़ी ध्यान में आ रहा होगा। वॉल्वोक्स जब पढ़ेंगे एल्गी के अंदर तो उसके अंदर भी ऐसा नाम आता है। ठीक है, इसके बाद में तरीका हो सकता है स्पोर बनने का, उसको अपन स्पोरुलेशन बोल सकते हैं। जैसे कि एक तो अपने पास मैटर आता है कि कोनिडिया बन सकते हैं, जैसे फंजाई में कोनिडिया बने थे वैसे कोनिडिया बन सकते हैं। तो है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो चैन वाले होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस, उनके अंदर जो बहुत पॉजिटिवली अपन को ऐसे कोनिडिया वो मिल सकते हैं, जो कि ओवल हो सकते हैं, राउंड है, स्पोर लाइक कोनिडिया चैन के रूप में बनेंगे। तो स्ट्रक्चर जो नीचे होगी उसके ठीक नीचे उसको अपन फंजाई की तरह कोनिडियो फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइसीलियम ऐसे नाम नहीं बोल सकते, आइफेरे सब कुछ भी नहीं यहाँ पे। या ओइडियोस्पोर बन सकते हैं, या आपने फंजाई के अंदर भी कल्चर प्रैक्टिस जब कराई थी इन विट्रो कंडीशन तो वहाँ पे बने थे। तो एक्टिनोमाइसिट्स के अंदर ही जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ओइडियोस्पोर्स बन सकते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। बैक्टीरिया स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर दे डेवलप एट द एंड ऑफ सर्टेन हाइफे। अब हाइफे जो यहाँ पे बोला गया है ना, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया के हिसाब से बोला गया है। जैसे फिलामेंटस में ही आप ओइडिया दिखा सकते हैं, फिलामेंट्स में ही आप कोनिडिया दिखा सकते हैं, है ना। ऐसे अगर कोई स्ट्रक्चर है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए तो हम इसको स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये फंजाई से मैच करती हुई है, लेकिन उनके जैसे हैं, फंजाई बहुत अलग चीज होती है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एंडोस्पोर का। एंडोस्पोर की बहुत इंपॉर्टेंट बातों में ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। फिजियोलॉजिकली ये डोरमेंट होते हैं, इनर्ट होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको बनाने में या जब ये बनते हैं तो इनकी बहुत मोटी भित्ति होती है, और इनकी मोटी भित्ति को बनाने में जो मदर सेल है उसका भी योगदान होता है। हाँ, अकरेंस की ये आपको कहाँ मिलेंगे ना, कौन से बैक्टीरिया में मिलते हैं? तो ऑल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म एंडोस्पर्म, ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ लार्जर रोड सेल बैक्टीरिया। जो बैसिलस फॉर्म्स वाले हैं वो मेनली बनाते हैं एंडोस्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। एंड ऑल इंक्लूडेड इन द फैमिली बैसिलेसी produce endosperms. The common examples are the species of aerobic genus Bacillus वाले हैं, anaerobic जो Clostridium है। Clostridium भी क्या है, रोड से बैक्टीरिया, anaerobic उसके अंदर भी बनते हैं। None of the smaller bacilli, cocci and ये नहीं बनाते। The spore forming species are generally gram positive। जो भी एंडोस्पोर बनाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस फॉर्म्स होती हैं। तो उसका डायरेक्टली समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे तो ये हमारी रॉड सेप्ट सेल है, ठीक है। होता है कि इसका जितना भी साइटोप्लाज्म है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है, एक किनारे के ऊपर। पूरा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। वो भी कब, जब एडवर्स कंडीशंस होती है। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हमेशा कब होती है, एडवर्स कंडीशन, यानी कि जब बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाए ऐसी सिचुएशन आती है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सारे जिनमें एंडोस्पोर बनता है वो अपने आप को एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंडोस्पोर में जब कन्वर्ट करते हैं तो इनका सारा कंटेंट यहाँ इकट्ठा हो जाता है। सारा कंटेंट का मतलब रिजर्व फूड भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के कंटेंट भी आ जाएंगे, ठीक है, और इसका डीएनए भी आ जाता है। और फिर क्या होता है कि डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल एसिड मिलता है, वो है डाइपिकोलिनिक एसिड। ये भी आपसे पूछा जाता है।
कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर डाइपिकोलोनिक एसिड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। तो एक तो इनकी वृत्ति बहुत मोटी होती है, एक इनमें रिजर्व फूड होता है, एक इनका जो डीएनए है वो डाइपिकोलोनिक एसिड की वजह से क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी सबसे बाहर की जो वृत्तियां होती हैं, एक्स्ट्रा वृत्तियां, उनको अपन एक्सोस्पोरियम ऐसे नाम भी बोल सकते हैं। मोस्टली जो एंडोस्पोर बनाने वाले हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस के बाद में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। देखो इनमें पानी बहुत कम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, प्रोटेक्टिव नेचर होती है, कोट बहुत मोटा होता है, एक्टिव एंजाइम्स नहीं होते, अनयूजुअल स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे होते हैं, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा होती है हार्डनेस के लिए, और फिजियोकेमिकल नेचर जो है वो स्पेशल होती है। और ऐसे अपन बात कर सकते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स, जो भी एडवर्स कंडीशन वाले फैक्टर्स हैं वो सब एंडोस्पोर को बनवाते हैं, है ना। हम जानबूझ के किसी शहर में एंडोस्पोर बनवा सकते हैं, अगर आप उनको क्या एडवर्स कंडीशन देंगे तो वो एंडोस्पोर बनाने वाली स्पीसीज है तो एंडोस्पोर बनाएंगे। देखो एक किनारे के ऊपर ये बनता है, इसलिए हम इसको पोर स्पोर भी बोलते हैं। एक साइड में बनता है, इसलिए हम इसको पोर स्पोर वर्ड भी इसके लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके डेवलपमेंट की स्टेजेस वगैरह हैं। जर्मिनेशन का वही है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, तो ये कोई भी रेस्टिंग स्ट्रक्चर हमेशा फेवरेबल कंडीशन आने पे ही क्या होती है, जर्मिनेट होती है। देखो ये तो मैटर हुआ कि जो आपके बैसिलस फॉर्म वाले बैक्टीरिया हैं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, उनमें एडवर्स कंडीशन आने पे बहुत ज़्यादा मोटी वृत्ति वाली, और इवन मदर सेल की वृत्ति भी जिसमें शामिल हो, इतनी मोटी वृत्ति वाली हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो कि लगभग स्फेरिकल होते हैं, एंडोस्पोर, वो बनते हैं। इसके बाद में अगला मैटर आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जब अपन पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग आता है कि ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि गैमेट्स बनाएंगे, और गैमेट्स बनते समय क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन होता है, म्यूसिस होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन या जो सीक्वेंस जो होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसमें फेरबदल होते हैं, राइट। अब बात क्या आती है कि बैक्टीरिया के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट्स चाहे आपके एल्गी हो, है ना, चाहे आपके बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिनमें नहीं होता तो उनमें फिर इवोल्यूशन नहीं हो सकता, और इवोल्यूशन जिनमें नहीं हो सकता वो लंबे समय तक ग्लोब के ऊपर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो फायदा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा होता है रिकॉम्बिनेशन वाला,
वो फ़ायदा वो बिना सेक्स और रिप्रोडक्शन के उठाते हैं। तो उनमें कुछ खास प्रकार की मैकेनिज्म हैं जिनसे ऐसा वो कर पाते हैं। एक तो होता है कंजुगेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है ना। उस अपन बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तरीके होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में फिर दो टाइप्स आएंगे अपने पास, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या है कि जो बैसिलस सबटिलस है ना, जिसको अपन हे बैसिलस के नाम से भी जानते हैं, जो हे फीवर कोज करता है ना, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज कोज करते हैं। तो यहीं पे एक नाम आता है जूग्लिया स्टेज। है ना, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, द फिलामेंट्स आर एम्बेडेड इन ए मास ऑफ म्यूसिलेज। जो एक स्कम का मतलब, जैसे कई बार अपन पानी भरा रहता है तो उसमें अपन हाथ लगाते हैं तो वो चिकना चिकना सा लगता है ना, वो चिपचिपा सा पदार्थ जो वो कंडीशन जो होती है उसको अपन स्कम बोलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट इज द रेस्टिंग और जूग्लिया स्टेज ऑफ बैक्टीरिया। तो इस दौरान भी क्या है कि ड्यूरिंग जूग्लिया स्टेज हे बैसिलस फॉर्म एंडोस्पर्म इन द सेम मैनर एज डिस्क्राइब्ड इन द टिपिकल बैक्टीरिया। इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, और अब एक सेक्शन अपने पास रहेगा कि बैक्टीरिया से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के होते हैं। जैसे फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चंस हैं। देखो जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज हैं उनमें जैसे रोल इन एग्रीकल्चर, उसमें अपन डीके एंड डिकम्पोजिशन ले सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होंगे वो सब ऐसा काम करेंगे कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोजिशन वगैरह में काम आते हैं, डीके वगैरह में काम आते हैं। जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी के एंगल से अगर हम बात करें तो कुछ एक बैक्टीरिया हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के अंदर जो चीज़ें अपन ले सकते हैं उसमें देखो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक अमोनिफाइंग, एक नाइट्रीफाइंग और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले। और ये सारी प्रोसेस क्या है कि अपन ना नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी इनको पढ़ते हैं। तो अमोनिफाइंग की अगर हम देखें कि अमोनिफाइंग वाले जो होते हैं, द सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड, कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ये उनको तोड़ेंगे, ठीक है, और कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो डेब्रिसिस के अंदर, डेब्रिस चाहे प्लांट का हो एनिमल का हो, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, क्योंकि प्रोटीन भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, उन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करना, दिस इज अमोनिफाइंग या अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, अमोनिफिकेशन करने वाले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हो जाएंगे। द लिबरेटेड अमोनिया में कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सॉइल टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। कुछ एक जो प्लांट्स हैं, जो सीरियल्स वगैरह हैं, देख मेक यूज अमोनियम कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। मोस्टली जो है ना प्लांट्स हैं हाउएवर कैन नॉट एब्जॉर्ब अमोनियम कंपाउंड, क्योंकि वो NO3 को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे आपके नाइट्रीफाइंग हैं, देखो जो अमोनिया है, अमोनिया इज सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब क्या है कि पानी के साथ रिएक्ट करेगी। अब इस देखो इसमें एक चीज़ आती है, जब आप इकोलॉजी में होते हैं ना, आप ये कहते हैं कि सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसमें पानी कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, तो अमोनिया है वो निकल जाती है, हवा में चली जाती है गैसियस फॉर्म के अंदर।
तो गीली मिट्टी जहाँ पे होती है, जहाँ पे आर्द्रता होती है, वहाँ पे तो वो मिट्टी में रहता है। यानी कि अमोनिफिकेशन से बना हुआ अमोनिया मिट्टी में भी रह सकता है और एटमॉस्फेयर में भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन सॉइल टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन सॉइल टेम्परेचर। हाँ, इट मूव्स इन द सॉइल रैपिडली एंड इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोब्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और वो यहाँ पे कौन से हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है। तो अगर मिट्टी में नमी है तो अमोनिया वहाँ रुकेगी, और रुकेगी तो फिर वहाँ पे अमोनिया एक क्या है, केमिकल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के अगर कोई अपना भोजन बनाता है तो वो कीमोसिंथेटिक होंगे। तो अभी आपने जो बात कर रहे थे, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, दे फॉर्म नाइट्रेट। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना। जैसे राइजोबियम है वो तो क्या है कि एसोसिएटेड है, सिम्बायोटिक है, और ये वाले क्या है, फ्री लिविंग है। ऐसा है कि जैसे कोई का घर ही मिट्टी है तो वो मिट्टी में ही रहेगा, और वहाँ उसका काम ही क्या है, उसका काम ही है अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, तो वो अपना काम कर रहा है। हाँ, काम करने से जो बनेगा वो पौधों के काम की चीज़ है, क्योंकि नाइट्रेट पौधे अपनी जड़ों से सोखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन आता है अपने पास नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब होता है कि नाइट्रोजन को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जोड़ना। फिक्सिंग का मतलब ये, जैसे हवा में नाइट्रोजन है, कचरा है उसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया के फॉर्म में है ना, बाहर NO2 के फॉर्म में है, NO3 के फॉर्म में है, लेकिन बॉडी में नहीं है। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर उसको फिक्स करना, वो होता है फिक्स करना। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है ना, वो यहाँ पे काम आते हैं। अब देखो, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इनके भी जो लेवल है उसमें क्या हो सकता है कि वो मिट्टी में फ्री भी हो सकते हैं, और वो किसी के साथ में भी हो सकते हैं, है ना। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन है उसको अमीनो एसिड्स का हिस्सा बना देना, सिंपली उसको क्या बोलोगे, फिक्सिंग। अगर वो है ना अपने तक सीमित है, अपना काम खुद ही कर लेता है, किसी और के साथ शेयर नहीं करता, फ्री लिविंग में आएगा। या वो किसी के साथ एसोसिएशन में है तो वो नोड्यूल्स वाले होंगे, सिम्बायोटिक वाले होंगे, और इसी प्रोसेस को अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। देखो, ये दोनों ही नाम आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। वन इज एजोबैक्टर बेजरेंखिया और दूसरा नाम है क्लोस्ट्रीडियम। देखो, इनमें थोड़ा सा क्या है कि एजोबैक्टर तो है एरोबिक और क्लोस्ट्रीडियम है एनारोबिक, और ये दोनों ही क्या है, फ्री लिविंग है, फ्री इन सॉइल। ठीक है। दे टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, क्योंकि वायुमंडल के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा वो नाइट्रोजन गैस का है, तो वहां से वो डायरेक्टली लेते हैं। और इवन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी जगह होती है, उसमें हवा भी होती है, पानी भी होता है, तो सॉइल का अपना भी एटमॉस्फेयर होता है। सॉइल के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का प्रपोर्शन और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रपोर्शन लगभग बराबर ही होता है। जैसे आप ये कहते हैं कि घर के बाहर कितनी धुआं है और घर के अंदर कितनी धुआं है, अगर गेट खुले हुए हैं तो बराबर ही होगी, राइट। हाँ, द नाइट्रोजन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स फॉर्मिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो ये आप इसमें ले सकते हैं, ऐसे आप ले सकते हैं राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, या इसका नाम बैसिलस रेडियोकोला भी है। इज अनदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। राइजोबियम की स्पीसीज हैं, ब्रेडी राइजोबियम की स्पीसीज हैं, राइजोबियम के बहुत सारे जेनेरा हैं, उन सबकी स्पीसीज हैं।
तो है ना, वो सब क्या है कि नोडुल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। रूट्स के साथ में उनका एसोसिएशन है तो नोड्यूल्स आएंगे। तो ये काफ़ी एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। एल्मस ट्रीज होते हैं, कैजुराइना है ना, ऐसे कोरेरिया है, सिंपली पैवेटा है। तो इन सब के अंदर नोडल्स बनते हैं। नोडल्स के अंदर भी अपन को ध्यान देना है कि नोडल फॉर्मेशन में भी अपने पास ऑप्शंस हैं, है ना, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। देखो यहाँ से आपको जनरल जो आउटलाइन है उसको समझने में हेल्प हो सकती है कि एक तो अपने लिया था अमोनिफाइंग, कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उसमें जो भी है उसको कन्वर्ट करके वो अमोनिया बनाते हैं, तो वो सोयल का जो पूल है उसका हिस्सा बनेगा। और हालांकि यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है उसमें अमोनिया को है ना बस जड़ों तक दिखा रखा है कि कुछ सिरेल्स हैं वो इसको सोख सकते हैं। बाकी क्या है कि एक लाइन इसमें से डायरेक्ट ऐसे भी निकल गया एटमॉस्फेयर को, है ना, हाई टेम्परेचर होने पे होगा वो। हाँ, अब देखो बाकी जो चीज़ें आपने ली कि अमोनिया का कन्वर्जन जो नाइट्राइट्स में हो रहा है और ये है नाइट्रेट, ये तो हो गया NO2 माइनस और ये है NO3 माइनस। ये नाइट्रोसोमोनास यहाँ पे काम करते हैं, नाइट्रोबैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। और फिर ये है डीनाइट्रिफिकेशन, कि वापस इसको गैस में कन्वर्ट करना N2 में, ताकि वो वापस इसको छोड़ के बाहर चली जाए। तो वो आपके डीनाइट्रिफिकेंस आएंगे, राइट। हाँ, बाकी नोड्यूल्स वाला यहाँ रह गया। कि वो एक अलग से सिस्टम होता है, प्लांट्स हैं उनकी जड़ें हैं, उनके साथ में राइजोबियम है, और एक एसोसिएशन में है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसी पौधे को देते हैं। जो आपने यहाँ नीचे लिए हैं ये सॉइल में आएंगे, वो सबके लिए होते हैं। काफ़ी कुछ तो आप इसमें से समझ रहे हो ना, कि ये जैसे मटर का पौधा दिखा रखा है उसकी जड़ें हैं और वहाँ पे क्या है नोड्यूल्स लगी हुई है। और है ना, नोड्यूल को अगर हम देखेंगे तो नोड्यूल कुछ इस प्रकार से है। ये तो मेन रूट है और इसके बाहर क्या है, एक आउटग्रोथ के रूप में नोड्यूल है। हालांकि है ना, मेम्ब्रेन जो है वो तो वही है, कंटिन्यूस में ही है। वैस्कुलर सप्लाई है वो भी है इसमें। इसके बाद में क्या होता है कि है ना, ये एक प्रकार का सेल मास है, ट्यूमर जैसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो नॉर्मल से बड़े आकार की सेल्स हैं। जॉन ऑफ इन्फेक्शन। और फिर क्या है कि ये सब में नहीं होती, कुछ एक के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक नेचर की भी होती है। नोड्यूल्स वो लगातार बड़ी होती रहती है, मेरिस्टेमेटिक नेचर की भी होती है। नीचे जो डायग्राम दिखा रखा है वहाँ पे सिंगल सेल दिखा रखी है, जो एक जाइंट सेल की तरह है। जैसे अपन डिजीज में जाइंट सेल बनाते हैं ना, वैसे ट्यूमर है एक प्रकार का, नोड्यूल है। तो उसमें भी क्या है कि बड़े आकार की सेल्स हैं। और सेल्स का आकार बड़ा करने में एक तो काम आता है ऑक्सीजन का, और सेल्स का नंबर बढ़ाने में काम आता है साइटोकाइनिन का। तो ये तो प्लांट हार्मोन है, वो नोड्यूल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
वैसे जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पे ये बनती है ना, जो मेन हिस्सा है वो कॉर्टेक्स पार्ट होता है। अब देखो यहाँ जो डायग्राम दिया है ना उसमें क्या है कि वो तो क्या ऐसे बना के दिया हुआ है, और वैसे आप देखेंगे तो यहाँ जो है ना इसने बैक्टीरियोइड, इसके लिए बैक्टीरियोइड ऐसे निशान से बना रखे हैं इन्होंने, इनके लिए बैक्टीरियोइड बोला है। तो बैक्टीरियोइड कुछ इस प्रकार से है। यानी कि जो जाइंट सेल्स है ना उनके अंदर कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होती है हमारी प्रोटीन लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन, और यहाँ अंदर होता है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि सारे एंजाइम्स। तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि रियल मशीन तो वही होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन से क्या होती है, सेंसिटिव होती है, ऑक्सीजन से वो बंद हो जाती है। तो नोड्यूल्स के अंदर है ना बैक्टीरियोइडल जो सेल्स होते हैं वहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन लगा रहता है, जो कि एक प्रकार का ऑक्सीजन का सेंसर होते हैं, ऑक्सीजन के कंट्रोल करने वाले वॉल्व होते हैं। एक्सेस ऑक्सीजन नहीं होती है, सेल को सर्वाइव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए उतनी ही होती है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं होती है। तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ काम करता है, बैक्टीरियोइडल सेल। तो हालांकि नोड्यूल फॉर्मेशन और नोड्यूल का पूरा जो क्लास है ना, इसके बाद में कुछ फर्दर और इम्पोर्टेंस है जो बैक्टीरिया के हैं ना उसको भी आप यहाँ से कवर करना। जैसे एंटीबायोटिक्स के रूप में सोर्सेज हैं, सब्टिलीन जो एंटीबायोटिक है उसका सोर्स बैसिलस सब्टिलिस है ना। ऐसे आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हैं, ओरोमाइसिन्स हैं, टेरामाइसिन्स हैं, ये सब हैं। सीरम्स की प्रिपरेशन, वैक्सीन की प्रिपरेशन। तो कुछ एक चीज़ें जो आपको यहाँ से लग रहा है कि हाँ ये अच्छी चीज़ें, उनको आप यहाँ से निकालेंगे जरूर। ह्यूमंस वाला तो है ना आप देख जरूर लेना एक बार। ह्यूमंस की डिजीज तो अपन क्या है कि यहाँ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। हाँ, अगर आप कोई फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दे रहे होते हैं तब तो वो आपके काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है कि बॉटनी जूलॉजी दोनों रहता है। हाँ ये देखो आपके पास ये सेक्शन ठीक है, प्लांट डिजीज वाला। तो प्लांट डिजीज अपन को जो बैक्टीरियल डिजीज है वो पढ़नी है वैसे भी, तो ये तो क्या है कि अपन 1 by 1 डिजीज पढ़ेंगे तो वहाँ अपन कर लेंगे। ठीक है, कुछ एक के नाम एक बार देख जरूर लेना, बाकी तो अलग लेंगे अपन को। ये यहाँ पे भी काफ़ी सारे डिजीज़ के नाम हैं, लेकिन ये क्या है कि आपकी ह्यूमन डिजीज़ है। डीनाइट्रिफिकेशन अपन ने लिया था कि वापस अमोनिया को नाइट्रेट को वापस N2 में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन अपन यहाँ पे दे देते हैं, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने वाला है ना। नो सिंगल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीट्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बर्गेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बर्गेस मैनुअल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ। ही डिवाइड्स क्लास साइजोमाइसीड्स into 10 orders. Order 1 is Pseudomonadales.
देखो ये आपकी जो एपी की एग्ज़ाम है ना उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि क्लासिफिकेशन वाइज पैथो वाले में तो ज़्यादा नहीं आएगा, वहाँ पे तो पैथोजेनिक डिजीज़ के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। देखो स्यूडोमोनाडाइल्स में क्या आता है, इट इंक्लूड सम फोटोसिंथेटिक, सम कीमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया विद स्ट्रैट कार्ड स्पाइरल रोड्स यूजुअली विद पोलर फ्लैजिलेशन, एक किनारे के ऊपर। दे आर ग्राम नेगेटिव एंड रिप्रोड्यूस बाय फिशन। तो ये मतलब मैन कैरेक्टर्स हो जाएंगे ना, जैसे आप मैन कैरेक्टर निकालेंगे, पोलर फ्लैजिला, ग्राम नेगेटिव, फिशन के थ्रू ये मैनली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें फिर फैमिलीज हैं, वन इज नाइट्रोबैक्टीरिएसी, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक जो है कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट्स में और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में। ऐसे आप क्या जाएंगे स्यूडोमोनाडेसी, जिसमें आपका स्यूडोमोनास है, जेंथोमोनास है, कुछ विब्रियोज, स्पाइरिला है, वो आ जाएंगे। ऑर्डर नंबर सेकंड जो है क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स, तो दे फॉर्म ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स का मतलब फिलामेंटस कंडीशंस हैं। ऐसे हाइपोमाइक्रोबियल्स हैं, तो दे आर ओवाइड स्फेरिकल सेल्स जो मेनली बडिंग करती है। ऐसे आपके आएंगे यू बैक्टीरियल्स, सिंपल मोटाइल, नॉन मोटाइल फ्लैजिलेशन, नॉन पोलर, पेरिट्राइकस, रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन। इसमें भी कुछ फैमिलीज हैं, एजोबैक्टीरिएसी, राइजोबिएसी, फिर इनके मेंबर्स हैं। ऐसे एक्टिनोमाइसीट्स हैं जो फिलामेंटस हैं, ब्रांच्ड हैं, ब्रांच फिलामेंटस एक्टिनोमाइसीट्स वगैरह होते हैं। हाँ, तो फिलामेंटस वालों के अंदर आपको कोनिडिया, ओइडिया, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो जो आपके माइको वाले हैं, माइकोबैक्टीरिएसी, एक्टिनोमाइसीट्स वाले, स्ट्रेप्टोमाइसीटेसी, ये इसमें आ जाएंगे। ऐसे ऑर्डर है कैरियोफैनेलिज, और वन इज द ऑर्डर बिगोएटियलिज। तो बिगोएटियलिज जो है वो आपका जो सल्फर बैक्टीरिया है बिगोएटा, वो इसी में आता है, जो लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल है। ऐसे आपके मिक्सो हैं, स्पायरो हैं, माइकोप्लाज्मेटेल्स हैं। तो क्लासिफिकेशन के थोड़े से फीचर्स हैं कि कौन कौन से है ना ऑर्डर्स हैं, क्लासेज हैं, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। जो आपके मेन बैक्टीरिया हैं वो थोड़े से ध्यान देने होते हैं। ठीक है, बाकी क्या इसमें कोई ज़्यादा नाम नहीं आएगा। हाँ देखो, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं कि द शेयरिंग ऑफ अबव मेंशन कॉमन फीचर जो भी हैं सिमिलर टू द न्यूक्लियर apparatus in the two groups tempt some students of blue-green algae to place bacteria and blue-green algae in the single phylum Schizophyta। मोनेरा जो ग्रुप है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो मोनेरा आता है, विच इंक्लूड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। तो वन इज साइजो एंड वन इज साइनो। तो साइजो में तो आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे और साइनो के अंदर ब्लू ग्रीन वाले आ जाएंगे। तो ये जो आपका एक इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक प्रोजेनेटर जो सबके पूर्वज हैं, एंशिएंट बैक्टीरियल सिस्टम, एंशिएंट ब्लू ग्रीन्स, और इससे तो आपके प्रेजेंट ब्लू ग्रीन्स हैं, और इससे हमारे प्रेजेंट डे वाले बैक्टीरियल सेल्स हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें तो हमारी आ गई थी। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें अपन को अलग सोर्स से ऐड करनी पड़ेंगी। तो एक अच्छी ना बुक्स के और कंटेंट अपन कहाँ मिलेंगे, तो वहाँ से अपन इसको और इम्प्रूव करेंगे। बेसिकली जो जनरल फीचर्स के आइडियाज़ हैं
वो आपको यहाँ से मिल गए। तो एक बार के लिए क्या है कि आप अपना जो दोनों सेक्शन है ना, फंजाई वाला डिजीज के हिसाब से वो कंटिन्यू रखिए, प्रिपेयर करते रहो उसको टेस्ट